नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब भारतीय संविधान का मॉक टेस्ट 7 लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट में रहा है। कुछ बच्चों का नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा जो विगत मॉक टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट रहा है। तो आइए हम सब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किन बच्चों का मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट रहा। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट जो 5 था प्यारे दोस्तों, मॉक टेस्ट 5 में पूर्णिमा जी का 10 में 10 आया और दीपाली चौरसिया जी का 10 में 8 आया। उन्होंने 8 क्वेश्चन सही किया 10 में। रजत सोनकर जी का 7 सही है। मिथिलेश कुमार जी का 10 में 7 सही है। रंजीत कुमार जी का 10 में 7 सही है। प्रीतिलता मिश्रा जी का 10 में 8 सही है और पीयूष पांडे जी का 10 में 10 क्वेश्चन सही है। और जो मॉक टेस्ट 6 था उसमें भी कुछ रैंकर्स की मैं नाम अनाउंस करना चाहूँगा। दीपाली जी का 10 में 10 आया मॉक टेस्ट 6 में। मिथिलेश कुमार जी का 10 में 9 आया। राजकुमार पटेल जी का 5 आया। पीयूष पांडे जी का 10 में 10 सही है। तो इसमें जो भी हमारे छात्र पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने बहुत ही अच्छा तरीके से अच्छा नंबर अंक प्राप्त किया। जो लोगों का 5 से कम है वे लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनकी एग्ज़ाम में तैयारी किस तरीके से अच्छी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस महत्व रखते हैं। तो आइए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो शिक्षा विभाग पहले किसे सौंपा गया था प्यारे साथियों, ये आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले की तरह आप पेज को निकाल लेंगे। पेज में आप नंबरिंग कर लेंगे 10 क्वेश्चन तक, 10 नंबर तक आप कर लेंगे नंबरिंग। और जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा, मैं जब ऑप्शन बोलूँगा तो आप उस बीच में जब मैं आंसर बताऊँगा उससे पहले आप उस क्वेश्चन के आंसर को आपको दे देना है। एक सही समय में, कम समय में क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये अभ्यास भी आपका होगा। और आप क्वेश्चन में टिक लगा लेंगे। फिर मैं जब बताऊंगा आंसर तो आप उसमें सही या गलत का टिक लगाते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एजुकेशन मिनिस्टर सौंपा गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल थी उसमें एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था वो किसे सौंपा गया था प्यारे साथियों। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए, अब तक हमारे बहुत सारे छात्र इसके आंसर को दे चुके होंगे और अब मैं भी इसके आंसर को बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री माने जाते हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री माने जाते हैं क्योंकि एक आप देख रहे होंगे कि आज़ादी के बाद भी एक शिक्षा मंत्रालय बना दी गई थी। मतलब संविधान जब बना तो संविधान बनने के बाद, मतलब चुनाव होने से पहले संविधान हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के सभी भागों को लागू कर दिया गया और इलेक्शन हुआ था 1952 ईस्वी में। तो 2 वर्षों तक बीच में जो गैपिंग थी, उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वे लोग ही मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम किए थे। तो वे लोग जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम किए थे, तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में जो लोग काम किए थे उस समय, तो वो तो उन्हीं विभागों में से यहाँ पर नाम की जिक्र किए गए हैं प्यारे साथियों। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को सौंपा गया था।
शिक्षा विभाग। और इसके बाद आप देख रहे हैं और कौन कौन से विभाग थे महत्वपूर्ण, जो मैं आपको बता दूं, तो और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग थे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो 1947 में जब वह हुआ तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई कौन थे? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय इन्हें दिया गया था। ये सब भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय मिला था? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था प्यारे साथियों। और जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला हुआ था। इसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले ये देख रहे थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इनके अंडर में वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, ये सब चीज़ें नेहरू जी के नेतृत्व में थी। अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये इन्हें विधि मंत्रालय मतलब विधि विभाग का इन्हें हेड बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। तो ये सब विभाग, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। तो ये सब विभागें थीं जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था। वो मैंने आपको उसका नाम बताने का काम किया प्यारे साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से आगे आने वाले क्वेश्चन में भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे आप लिख लेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर आज का देखिए ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि किन अधिनियमों द्वारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार मतलब जो ट्रेड करने वाली मोनोपोली थी उसको अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किन अधिनियमों के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब किसी एक्ट में थोड़ा सा समाप्त किया गया और किसी एक्ट में पूर्णतः समाप्त किया गया। तो दो एक्ट का नाम दिया गया है, एक में अंशतः होगा और एक में पूर्णतः होगा। शुरू वाला जो एक्ट होगा उसमें अंशतः समाप्त किया गया था और बाद वाले में पूर्णतः समाप्त किया गया था। लेकिन इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा प्यारे साथियों, ये आपको चूज करना है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, 1813 व 1833 का चार्टर एक्ट। बी ऑप्शन है 1813 व 1853 का चार्टर एक्ट। सी ऑप्शन है 1861 व 1892 का काउंसिल एक्ट। डी ऑप्शन है 1858 व 1919 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही आपको चूज करना है प्यारे साथियों कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। आप विचार करें, सोचें कि कौन सा वह एक्ट था। तो प्यारे दोस्तों चलिए, बहुत लोग इसका आंसर को बता चुके होंगे और जो आंसर नहीं दे चुके बहुत ईमानदारी के साथ आपको टिक लगाना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, क्योंकि आप वहाँ पर स्वयं अपनी परीक्षा के नियंता आप हैं। आपका वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में चेक करने वाले भी खुद आप ही बैठे हुए हैं और बैठ करके आप इस क्वेश्चन और इस सेशन को आप कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को। इसलिए आंसर आप बिल्कुल सही लगाएंगे। जो सही होगा वो सही लगाएंगे, जो गलत होगा उससे गलत टिक लगा देंगे प्यारे साथियों। तो ये देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो कब समाप्त कर दिया गया? चलिए इसके आंसर को मैं देरी न करते हुए बता देता हूँ। इसका ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ए होगा, क्योंकि 1813 का जो चार्टर एक्ट था यहाँ पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन के साथ मोनोपोली बना हुआ था चाय के व्यापार को लेकर के। लेकिन 1813 के जो चार्टर एक्ट थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो मामला था, जो अधिनियम था, इसमें कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे प्यारे साथियों। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा का भी क्या हो जाएगा? ए। आइए बात करते हैं आज का अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये रहा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ
प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो किस अधिनियम से माना जाएगा प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम और डी ऑप्शन है 1892 का परिषद अधिनियम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस टॉपिक तो आप पढ़ाई ही नहीं है, तो मैं बच्चा इसीलिए दिया हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि 1-2 क्वेश्चंस के आप यहाँ से भी कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण आते हैं आप इसे भी देखें। यदि आपको इस टॉपिक तैयार कंप्लीट नहीं होगा तो मैं एक वीडियो इस पर भी पूरा कंप्लीट बनाने का कोशिश करूँगा, जिससे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके छूटने ना पाएँ। यदि जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे इस टॉपिक को, तो उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को करने पा रहे होंगे, उनको भी ये मिलेगा, एक अंदाज़ मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वे कितना क्वेश्चन सॉल्व करने पाए अपनी पढ़ाई करने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, देरी न करते हुए चलिए मैं बताता हूं कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्टोरल जो सिस्टम था, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम जो था वह किस एक्ट से माना जाता है, किस एक्ट से प्रारंभ किया गया प्यारे साथियों? तो वह एक्ट था 1892 का परिषद अधिनियम। 1892 का परिषद अधिनियम था। 1892 का काउंसिल एक्ट था, जहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ये आप याद कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। आपने इसमें पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो कब निषिद्ध किया गया है, किसके तहत निषिद्ध किया गया है, रोका गया है? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को रोका गया है। भारत के संविधान के द्वारा रोका गया है, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के द्वारा रोका गया है ना, यूएनओ के चार्टर द्वारा रोका गया है, या उपरोक्त सभी तीनों के द्वारा रोका गया है। प्यारे साथियों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बाल श्रम, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बालकों से कोई भी काम नहीं कराना है, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा भी अब इसके दायरे में आते हैं। या आर्टिकल 24 में इसका डिस्क्राइब किया गया है, एबोलिश्ड चाइल्ड लेबर एंड हैजर्डस वर्क नहीं कराया जाएगा कहीं पर। तो कौन कौन बालकों को हैजर्डस वर्क करने से उद्योगों में रोकता है, निषिद्ध करता है, ये आपको टिक लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक डी ऑप्शन भी है उपरोक्त सभी तीनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी जितनी भी संस्थाएं, संविधान भी रोकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय में अपनी फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के चार्टर के द्वारा भी ये डिसीजन दिया गया। और इसलिए तीनों मामले इसमें ऐसे हैं जो तीनों मामलों के द्वारा डिसीजन सुनाया गया कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का निषिद्ध किया गया है प्यारे साथियों। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस में की गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सिस्टम के सेटअप करने की बात कहाँ पर किया गया है, कहाँ पे मेंशन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, या सिटीजनशिप में है? प्यारे साथियों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन बहुत ही आसान है। आप जल्दी से जल्दी, यदि आप DPSP पढ़े हों, कुछ आर्टिकल आपने याद किया होगा, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आप इसके आंसर को बताएं। बहुत सारे बच्चे इसके आंसर को दे चुके होंगे, लेकिन जो लोग आंसर नहीं जानते होंगे वे लोग इसके आंसर जानने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए मैं इसका आंसर अब बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, किस में किया गया है? तो DPSB में किया गया है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जब आप पढ़ोगे डीपीएसपी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को गठित करने की बात किया गया है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में 40 में। तो देखो एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर पढ़ा, मेरे साथ आपने एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठा और आपको मैं 20-30 क्वेश्चन का आंसर आपको याद करा दूंगा। यही मॉक टेस्ट का मिशन है, यही मॉक टेस्ट का मिशन है प्यारे साथियों। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस मॉक टेस्ट को भेजें, जिससे अधिक से अधिक लोग टेस्ट दें और जागरूक हों टेस्ट देने के प्रति, ठीक ना। तो आइए आंसर आप 5वें प्रश्न का जान गए कि डीपीएसपी में उसका डिस्क्राइब है। आइए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन देखिए ये रहा स्क्रीन पे। नागरिक सिविल संहिता, नागरिक सिविल संहिता का जिक्र किस अनुच्छेद में है? यह भी डीपीएसपी के ही अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। मैं हिंट भी दे दिया कि नागरिक सिविल संहिता का जिक्र किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 46 में है, आर्टिकल 47 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस में की गई है, किस आर्टिकल में किया गया है? तो मैं कई बार अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इस आर्टिकल को जरूर याद कर लेना। यदि याद होगा तो वे इसका क्वेश्चन जरूर दे दिए होंगे। अब तक जो नहीं जान रहे होंगे वे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए मैं आंसर इसका बताता हूं। इसका आंसर होगा कि नागरिक सिविल संहिता का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी के तहत आता है यह भी आर्टिकल, वहीं पे कहा गया है कि राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के लिए ऐसा कानून बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि सभी के लिए एक समान कानून बनेगा। तो यही नागरिक सिविल संहिता कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? नागरिक सिविल संहिता, इसी को तो कहा जाता है ना। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा 7वां प्रश्न। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बहुत नया क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति जब स्पेशल एड्रेस करता है, राष्ट्रपति जब स्पेशल एड्रेस करता है तो उसका संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? उसका ड्राफ्ट कौन तैयार करता है प्यारे साथियों? तो राज्यसभा के सभापति करते हैं क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं क्या? और स्वयं राष्ट्रपति करता है क्या? या इनमें से कोई नहीं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए क्या कह रहा है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। या बी कह रहा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड सी कह रहा है कि सेल्फ प्रेसिडेंट। एंड डी कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस। क्या इसका ऑप्शन होगा? तो चलिए इसका आंसर तो आप जानते ही हैं। कुछ लोग जान रहे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं समझने पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए प्यारे साथियों इसके क्वेश्चन के आंसर को हम सब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण के लिए? संसद में राष्ट्रपति आप जानते ही हैं कि नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अपना विशेष भाषण देता है, स्पेशल एड्रेस करता है वह। लेकिन संसद में जब वह बोलता है तो उसका अभिभाषण के लिए कौन तैयार करता है अभिभाषण को प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपने देख लिया कि संसद के लिए राष्ट्रपति जब अपना स्पेशल एड्रेस करता है तो उस समय इसे कौन तैयार करता है, इस अभिभाषण को कौन कंप्लीट करता है, कौन लिखता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ए देखिए अब 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मूल्य आधारित प्रश्न है प्यारे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? मूल्य आधारित प्रश्न है, जिसे सोचना पड़ेगा और तब इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें 2 दिए गए हैं आपके कथन। इन्हीं 2 कथनों में से
पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों कथन सही है या इनमें से कोई सही नहीं है, यही आपको टिक लगाना है। तो दोनों ऑप्शन को पहले आपको समझना होगा, दोनों कथन पर विचार करना होगा, दोनों स्टेटमेंट को समझना होगा। प्यारे साथियों, आइए हम सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। संसद भारत के जो पार्लियामेंट है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की जो पावर एंड ड्यूटीज है उसको एक्सटेंड कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता पावर वही है जो संविधान ने प्रदान की है। प्यारे साथियों, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, मतलब आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए देखते हैं। हम लोग कुछ संख्या की बात करते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, न तो एक सही है और न ही दो सही है। प्यारे साथियों, ये आपको टिक लगाना है। इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके कथन पर विचार करें आप कि पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है या दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है, यही आपको समझना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। चलिए मैं बता दूं इसका आंसर। एक दो सेकंड आप लोग विचार कर लें, सोचें, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में जब मूल आधारित प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ सेकंड। जो सरल क्वेश्चन आएंगे उनको जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ के बचे हुए समय को मूल आधारित प्रश्नों पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ता है, क्वेश्चन के ऑप्शन को समझना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न निहित होते हैं। चलिए, आप सब विचार कर चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों डी, कि ना तो एक सही है और न ही दूसरा ही सही है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि संसद पार्लियामेंट भारत के सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड ड्यूटीज का विस्तार कर सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि नहीं कर सकती है, लेकिन कर सकती है। संसद सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड ड्यूटीज़ को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है प्यारे दोस्तों। इसलिए पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ, गलत हुआ पहला स्टेटमेंट भी। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, बिल्कुल भी रॉन्ग। आर्टिकल 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। याद कर लो, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। आर्टिकल 215 के तहत बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगर अब पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत, और हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 215 के तहत, इसलिए यह दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था अनुच्छेद 217 जो रॉन्ग था। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चों आप सभी से याद कर लिए होंगे। चलो अगला और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन भी मूल आधारित प्रश्न है, आपके सामने आ गया, जो एलएलबी एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल आधारित प्रश्न के जो स्तर हैं वो एलएलबी एंट्रेंस में खास कर पूछे जा रहे हैं विगत कुछ वर्षों से, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है 9वां, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में यह स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट में से
आपको फिर से चूज करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में से एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, या इनमें से कोई 2 सही है या कोई भी सही नहीं है। यही ऑप्शन आपको टिक लगाना है प्यारे साथियों। तो आइए 3 स्टेटमेंट की चर्चा करें, कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट किसके बारे में कह रहा है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो 9 क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या लोकसभा स्पीकर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब प्लेजर रोल होता है। क्या प्रेसिडेंट के प्लेजर रोल तक ही जो है सो स्पीकर ऑफ लोकसभा पद पर बना रहता है, अपने पोस्ट पर बना रहता है? सही है या गलत, आपको विचार करना है। दूसरा स्टेटमेंट है यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। समझ गए? यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन था प्यारे साथियों। आइए बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। किसे देना होगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये 3 आपके पास स्टेटमेंट थे। फिर से देखो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। स्टेटमेंट चेक करना है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। 3 बातें बताई गई हैं, कौन सही है कौन गलत है स्टेटमेंट, इसी के बारे में आपको टिक लगाना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या लोकसभा स्पीकर यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं। अब आप इसके सही और गलत के आंसर को समझें और टिक लगाएं। केवल 1 और 2 सही है, केवल तीसरा सही है, 1, 2, 3 तीनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो कौन सा सही है प्यारे साथियों? तो चलिए मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। इसमें स्टेटमेंट नंबर केवल कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट सही है इसमें आपका बी, केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहेगा तो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित कर उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अनाउंस करके देगा। तो आप ये क्वेश्चन को याद कर लिए ना कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, डिप्टी स्पीकर को देता है। प्यारे साथियों, केवल यही ऑप्शन सही था। तीसरा प्रश्न ऑप्शन केवल सही था, जबकि दूसरा ऑप्शन भी गलत, पहला ऑप्शन भी गलत। क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन कौन लोग करते हैं? तो कौन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी करता है। एक और क्वेश्चन याद कर लो, राष्ट्रपति के प्लेजर रोल तक कौन से पद धारण करते हैं 2 लोग? तो एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक हैं आपके गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और क्या इसका आंसर होगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कौन पद धारण करता है? तो आपका जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल और महान न्यायवादी। प्यारे दोस्तों, कौन है? महान न्यायवादी है। चलिए, तो 3 प्रश्न इससे रिलेटेड आपने याद कर लिए होंगे। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? बहस को देखना है कि बहस किस स्तर पर होता है। प्यारे साथियों, मैं बताया था कि जो साधारण विधेयक है, जब थ्योरी सेशन पढ़ा रहा था कि साधारण विधेयक जब पास होता है सदन में, ऑर्डिनरी बिल जब पास होता है हाउस में, उसे 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? वही 3 स्टेप से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखते हैं, आम बहस की बात की जा रही है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, प्रतिवेदन स्तर पर, द्वितीय वाचन में या तृतीय वाचन में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, टिक लगाना है।
समझ गए। तो पहला जो होता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन होता है। बिल जब हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डिनरी बिल सभी के सामने, सभी सदस्यों के बेंच पर जब उसका फोटोकॉपी जब पेश कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वह होता और सरकारी गजट में पब्लिश किया जाता है, वह विधेयक का प्रथम वाचन कहा जाता है। दूसरा वाचन में क्या होता है, तो दूसरे वाचन में ही बहस होता है प्यारे साथियों। आम बहस किस में होता है, दूसरे वाचन में ही आम बहस की जाती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय वाचन में बहस भी होता है और मतदान भी कराया जाता है, लेकिन यदि विवाद हो जाता है, पास नहीं होने पाता है, तो प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। किसे सौंपा जाता है, यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। प्रवर समिति अपना जो है फिर से विचार विमर्श करके फिर से जो है सो विधेयक को प्रेजेंट करती है। तब जो है सो तीसरे में क्या होता है, मतदान वगैरह होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। यही प्रक्रिया होती है प्यारे दोस्तों वाचन का। थ्योरी सेशन में मैं आपको बता चुका था। तो ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण थे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा प्यारे साथियों। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। देखिए 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 मिनट का समय हम लोगों को लगा। इसलिए 30 मिनट समय लगा हम लोगों को क्योंकि हम लोग केवल 10 क्वेश्चन को ही याद नहीं किए, हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर यदि याद करने का पूछा जाए तो 20-30 प्रश्न हम लोगों ने याद कर लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड कुछ और ने क्वेश्चन भी हम व्याख्या में आपको बताते हैं। यदि उसे भी आप नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छा नोट्स आपके पास एक तैयार हो जाएगा, जो जाने वाले एग्जाम के लिए आप अपने आप को बहुत ही सेटिस्फाई और बहुत ही सक्षम महसूस करेंगे प्यारे साथियों। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।